हम आज सभी लोग यहाँ पर एक ऐसे कालखंड में इकट्ठे हुए हैं जहाँ हम एक दूसरे को देख सकते हैं, एक दूसरे को सुन सकते हैं, अपनी भावनाओं को व्यक्त कर सकते हैं। लेकिन एक जो दूरी है, अनचाही दूरी मन में बनी हुई है और वो दूरी कोरोना के कारण है। नहीं तो मैं इस समय आपके पास में होता या आप भोपाल में होते। चलिए, इसमें दो मत नहीं है कि इसी तरह से हम लोग एक दूसरे से मिलते रहें, संभलते रहें, सोचते रहें, देखते रहें। विषय आपने निश्चित तौर पर बहुत अच्छा चुना है, इसके लिए मैं आपको आरंभ में ही साधुवाद देता हूँ। हिंदी साहित्य और विचार चिंतन इस कोरोना के काल में किस तरीके से, किस प्रवाह से होता चला जा रहा है, यह हमारे लिए आज, हम सभी साहित्यकारों के लिए, लेखकों के लिए, चिंतकों के लिए और समाज विज्ञान के शोधार्थियों के लिए, अध्येताओं के लिए काफी महत्वपूर्ण विषय है। मैं ऐसा मान के चलता हूं कि जो साहित्यकार है, लेखक है या समाज में जो व्यक्ति रहता है, वो आइसोलेशन में नहीं रह सकता, क्योंकि जो आइसोलेशन है वह उसको सामान्य से अधिक बेचैनी प्रदान करता है उसके अंतर मन में। हमें लगता है कि हम सब छोड़ छाड़ के आराम से रह सकते हैं, हमें किसी की जरूरत नहीं है, ना हमें घर की जरूरत है, ना परिवार की जरूरत है, ना समाज की जरूरत है। हमारे पास पैसा है, संपत्ति है, बंगला है, नौकर है, हम सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन इस कोरोना काल ने हमको ये सिखा दिया कि सब कुछ होने के बावजूद भी आप कुछ नहीं कर सकते। आप यदि एकाकी हैं, अकेले हैं, तो मन में अनेक कुंठाओं से, भय से, तनाव से, अवसाद से आप ग्रस्त हो जाएंगे और अपने जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि कोरोना काल में साहित्य की जो विभिन्न विधाएं हैं, उन विभिन्न विधाओं को हम स्पर्श करें और जीवन, समाज और साहित्य, इन तीनों का जो अन्योन्याश्रित संबंध है, उस संबंध पर अपने आप को केंद्रित करें। यह हमारे मन को भी सुकून देगा, हमारे हृदय को भी संवेदनाओं से संचित करेगा और हमारे मस्तिष्क में एक शांति प्रदान करेगा। आज का ये जो दौर है, इस दौर में साहित्यकारों के सामने, लेखकों के सामने बहुत चुनौतियां हैं। लेख हैं, कविताएं हैं, फीचर राइटिंग्स हैं, पुस्तकों का लेखन है, डायरियों का लेखन है, साहित्य का लेखन है, कल्पनाशीलता है। इन सब के साथ में जो हमारा वर्तमान यथार्थ है वो जुड़ा हुआ है। हम अपने आप को यथार्थ से पृथक नहीं रख पा रहे हैं। एक समय था कोरोना काल के पहले, जब हम कल्पनाओं में आंखें बंद करके ऊंची ऊंची उड़ानें उड़ते थे और जिस धरातल पर हैं उस धरातल को भूल जाते थे और नई परिकल्पना में लेखन करते थे। लेकिन आज आप आसमान के किसी भी छोर पर पहुंच जाएं, हमारा कोरोना का जो यथार्थ है वह आपको विचलित करता रहेगा। इसलिए आज हमारे साहित्य लेखन के संप्रेषण के जो तरीके हैं वो बदल गए हैं। साहित्यकार मेरी दृष्टि से पूरी तरीके से विचलित है। जो वर्चुअलिटी है
वो लेखन के ऊपर हावी है। हमारी सोच, हमारी रचनात्मकता, हमारी संवेदनशीलता, हमारे समाज का दर्द, हमारी वेदना, ये सब हमारे भावों को बदल रहा है। और साहित्यकार और साहित्य इतना अधिक संप्रेषणीय हो गया है कि पल प्रतिपल वह संवेदनाओं से, अवसाद से, भय से घिरा हुआ है। ऐसे में जो सोशल मीडिया है, वैज्ञानिक तकनीकी जो है, जिसे हम वर्चुअलिटी कहते हैं, फेसबुक है, ट्विटर है, व्हाट्सएप है, इन्होंने जो हम सबको एक दूसरे से जोड़े रखा है, वह हमारे लेखन में वर्तमान में आ रही है। आपका जो विषय है उदीयमान हिंदी साहित्य, हिंदी लेखन हो या गैर हिंदी लेखन हो, इस छोटी सी पृष्ठभूमि से पृथक नहीं जा सकता, क्योंकि हम ये मानते हैं कि कोई भी सृजन बंद कमरे में नहीं होता, आंखों को बंद करने से नहीं होता। इसलिए आज जब साहित्यकार समाज में अपनी आंखें खोलता है तो उसे यथार्थ को वर्चुअलिटी में किस प्रकार से लिखना है और जो वर्चुअलिटी है उसको यथार्थ में किस प्रकार से बदलना है, यह उसके सामने गंभीर समस्या है। विषय वस्तु की गहराई, उसको कैसे समझें, क्योंकि इतने मतांतर और भ्रम हमारे समाज में आज गढ़े जा रहे हैं कि लेखनी में वस्तुनिष्ठता कहीं ना कहीं पीछे छूटती चली जा रही है। तब हमारे सामने हिंदी लेखन में जो बात आती है वो ये आती है कि हम क्या लिखें और कैसे लिखें। मैं विशेष तौर पर इन्वर्टेड कोमा में ध्यान दिलाना चाहूंगा, क्या लिखें, कैसे लिखें, क्या न लिखें, कब तक लिखें, किसके लिए लिखें, ये सब बातें हमें आज इस परिवर्तित वातावरण में देखने को मिल रही है। जो सोशल डिस्टेंसिंग है, आज के हिंदी साहित्यकार और हिंदी लेखकों के जो विविध विषय लिखने के हैं, साहित्य लेखन के हैं, मैं उनमें से कुछ विषयों को केवल रखूंगा, उनकी व्याख्या नहीं करूंगा, उनका विश्लेषण नहीं करूंगा, उनकी मीमांसा और उनकी वास्तविकता या आप तय करें। मैं केवल नाम लूंगा। पहली बात, सोशल डिस्टेंसिंग के बारे में आजकल बहुत लिखा जा रहा है। व्यक्ति आत्मकेंद्रित हो गया है, उसका मनोविज्ञान क्षतिग्रस्त है, युद्ध से भयावह स्थिति में वह है, क्योंकि आज टैंक, सैनिक, युद्ध की सामग्री, ये सब कुछ काम नहीं आ रहे हैं। कोई एक राष्ट्र का एक शत्रु का प्रहार हो तो समझ में आता है, उससे एक राष्ट्र निपट सकता है, लेकिन शत्रु अदृश्य है और कण कण में व्याप्त है। हम कहीं कुछ स्पर्श करते हैं तो भी हमारे मन में ये भय है कि कहीं इसके माध्यम से हमारे अंदर कोई बीमारी तो प्रवेश नहीं कर रही। शब्द संसार का नया रूप ले रहा है,
नए नए शब्द गढ़े जा रहे हैं, नई नई व्याख्याएं हो रही हैं, नए नए तरीके से अपने आप को स्थापित किया जा रहा है। और ये बात जरूर है कि सभी लेखक, चिंतक टेक्नो फ्रेंडली बनते चले जा रहे हैं। यदि हम तकनीकी के मित्र नहीं बनेंगे या तकनीकी को अपना मित्र नहीं बनाएंगे तो आज के युग में हमारे लिखने का कोई आशय नहीं है, क्योंकि प्रिंट मीडिया से ज्यादा फास्ट हमारा वोकल मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया है। तो लेखक जो लिख रहा है वह इन तीन विधाओं में सबसे ज्यादा अपने आप को प्रस्तुत कर रहा है। मानसिक स्वास्थ्य के बारे में, नकारात्मकता के बारे में, अवसाद के बारे में हमारे समाचार पत्र, दैनंदिन जीवन के लेख भरे पड़े हुए हैं। भागती दौड़ती जिंदगी में ठहराव नहीं है। प्राय सभी की जिंदगी में एक चिड़चिड़ापन है, एक खीज है, एक मौन आक्रोश है। कहां कैसे व्यक्त किया जाए, इसके लिए वह लेखनी का सहारा लेता है और अपने आप को आगे बढ़ाता है। क्वारंटाइन के ऊपर बहुत लिखा जा रहा है। अपने आप को कैसे पृथक रखें, अपने आप को पृथकता में कैसे सक्रिय रखें, पृथकता में सक्रियता के साथ कैसे समाज से जुड़े रहें और समाज में अपने आप का अस्तित्व है इस बात को प्रमाणित करते रहें, इसके ऊपर बहुत कुछ लिखा जा रहा है। लेकिन एक व्यापक परिवर्तन मुझे देखने को मिलता है कि आजकल चांद सितारों की बात नहीं होती, सौंदर्य की बात नहीं है, लेखनी में परिकल्पनाओं की बात नहीं है, ग्रहों और परियों की चर्चाएं नहीं है। आज की जो लेखनी है उस लेखनी में अस्पताल की बात है, अस्पताल में दुर्दशा की बात है, जीवन संरक्षक दवाइयों की अभाव की बात है, ऑक्सीजन की कमी की बात है, सकारात्मक ऊर्जा के स्रोत खोजे जाएं, इसकी बात है। कहीं ना कहीं से हम अपने आप को प्रसन्न रखें, किस रूप में रखें, इस प्रकार के लेख हमें बहुत लेखनी में देखने को मिल रहे हैं। हमारा खान पान, रहना, उठना, बैठना, बोलना, विचार करना, विमर्श करना, पड़ोसियों के साथ संबंध, समाज के साथ संबंध, इन सब में बहुत बड़ा ड्रास्टिक चेंज आया है। और यह जो ड्रास्टिक चेंज है यह निश्चित तौर पर हमारी लेखनी से भी परिलक्षित होता है। सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों में तबाही और बर्बादी के आख्यान हमें देखने को मिलते हैं। जो लेख हैं जो हम समाचार पत्रों में पढ़ते हैं अथवा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से देखते हैं, वह हमारे मन पर जो आच्छादित नकारात्मक भाव पैदा करता है, उस नकारात्मक भाव से मुक्ति के मार्ग हर परिवार, हर व्यक्ति, हर घर खोज रहा है। ऐसे में आज कहीं अहंकार की बात नहीं है, लेकिन फिर भी अहंकार कहीं ना कहीं सिर चढ़ के बोलता है, बोल रहा है। कुछ राष्ट्रों में, कुछ समाजों में, कुछ व्यक्तियों में यह चीज घुसी हुई है। विसंगतियों और सामाजिक द्वंद्व आज भी हमें देखने को मिलते हैं। विलासता और पूंजीवाद का आज कोई आग्रह नहीं करता। आज श्वास लेने के लिए चिंतित है, जीवन जीने के लिए चिंतित है। जीवन की पद्धति कैसे हो इस बात की परवाह नहीं है, हम जिंदा कैसे रहें इस बात पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है। हृदयहीनता
का दृश्य और चित्रण हम देखते हैं। नदियों के किनारे हजारों की तादाद में तैरती हुई लाशें, शमशान घाट में जलती हुई लाशें, उनको जलाने के लिए सामग्रियों का अभाव, दफनाने के लिए जमीन की कमी, मृत्यु के उपरांत आत्मा के सम्मान में अभाव, आत्मा को किस प्रकार से विदा करते थे, यह सब चीजें बदल गई हैं और यह सब हमारे लेखनी में, हमारे विचारों में, हमारे साहित्य में देखने को मिलता है। इस दृष्टि से हम यदि विचार करें तो हम ये पाते हैं कि इन सब का समावेश, इन सब का उत्तर हमें आज भी हमारे भारतीय वाङ्मय और भारतीय जीवन शैली में देखने को मिलता है कि इतना सब कुछ होने के बावजूद भी हमारा जो भारतीय वाङ्मय है उसमें इस बात के अनेक संकेत हैं और इन परिस्थितियों में अपने आप को कैसे संयम और धैर्य से रखा जाए, इसके अनेक उपक्रम दिए गए हैं। आज तो मेडिकल साइंस भी, आयुर्वेद साइंस भी यह कहती है कि संतुलित जीवन पद्धति, संतुलित आहार और छोटा सा व्यायाम, योग अभ्यास, आसन यदि आप नित्य करते हैं तो आपको बहुत अधिक दवाइयों की आवश्यकता नहीं होगी। यह केवल कहने की बात नहीं है। मेदांता हॉस्पिटल के डॉक्टर, एम्स के डॉक्टर, दुनिया के बड़े बड़े कोरोना एक्सपर्ट कहते हैं कि आप जमीन पर उल्टे करके लेट जाइए, आपकी फेफड़ों की एक्सरसाइज होगी। बाबा रामदेव कहते हैं कि कपालभाति करें, अनुलोम विलोम करें। ये सब हमारे जीवन शैली में था। हम कहीं से भ्रमित हुए और हमने एक आर्टिफिशियल बनावटी जीवन शैली ली। ये जो कोरोना है यह प्राकृतिक नहीं है, इस बात के भी प्रमाण है। मनुष्य ने मनुष्य को मारने के लिए, मनुष्य ने एक सभ्यता को नष्ट करने के लिए, मनुष्य ने किन्हीं राष्ट्रों को सबक सिखाने के लिए इस प्रकार के केमिकल वेपन्स बनाए हैं। क्योंकि वैज्ञानिकों का मानना है, जापान के नोबेल पुरस्कार प्राप्त विजेता वैज्ञानिक का कहना है कि यदि यह प्राकृतिक होता तो इतनी जल्दी इतने देशों में तरह तरह से म्यूटेट नहीं होता। हर देश में कोरोना का अलग रूप हमें देखने को मिलता है। प्राकृतिक यदि है तो ऐसा नहीं होता है, सामान्यतः नहीं होता है। इस दृष्टि से ये जो कोरोना की वेव्स हैं वो म्यूटेट होती चली जा रही हैं। निश्चित तौर पर यह कृत्रिम है, लैब में बनाया गया है और इसका इशारा दुनिया के सभी लोग खुले तौर पर और चुपचाप चाइना की ओर करते हैं। वुहान की जो वायरोलॉजिकल लैब है उस लैब में इस प्रकार के प्रयोग हुए हैं और ये तो एक कोरोना है। वुहान की वायरोलॉजिकल लैब में 1400 से अधिक इस प्रकार के और इससे भी अधिक भयानक आर्टिफिशियल वायरल बम बने हुए रखे हैं। इस बात का प्रमाण यूनाइटेड नेशंस, WHO और दुनिया के अन्य राष्ट्रों ने दिया है। इनको बनाने का पैसा फ्रांस ने दिया, अमेरिका ने दिया और दुनिया के बड़े बड़े राष्ट्रों ने प्रयोगशाला में उनको बनवाया और प्रमाणित किया। तब हम किसको दोष देते हैं? तब हम कैसी लेखनी लिखें? किसको साक्षी माने, किसको दोषी माने? जनसंचार के ऊपर भी हमारा जो लेखन है वह निश्चित तौर पर हमें एक नई दिशा देता है। एकजुट रहने,
सहकार की भावना के साथ अपना जीवन व्यतीत करने, सामाजिक सरोकारों में अपने आप को प्रवृत्त करने की जो हमारी भारतीय संस्कृति और परंपरा है, वह हमें नए प्रकार की संवेदना और नए प्रकार के संचार का उद्घोष करती है। सामाजिक सेवा के कार्यों में जो हमारे अनेक स्वयंसेवी संगठन, एनजीओ लगे हुए हैं, निश्चित तौर पर वे प्रशंसनीय कार्य कर रहे हैं। जो धार्मिक क्षेत्रों में जुड़े हुए लोग हैं, समाज में जुड़े हुए लोग हैं, वो अपनी जान की परवाह किए बगैर बस्तियों में जाकर के लोगों को प्रशिक्षित कर रहे हैं, रक्षार्थ औषधियों का निर्माण कर रहे हैं, रक्षार्थ औषधियों का वितरण कर रहे हैं। तीज, त्योहार, परंपराओं के आज सारे स्वरूप बदल गए हैं। जन्म पर उत्सव नहीं है, शादी पर उत्सव नहीं है, मृत्यु पर आत्मा की शांति के लिए कोई हवन नहीं है। यह हमारी जो जीवन शैली है, यह जो हमारे समारोह हैं, ये सारे समारोह हमसे धीरे धीरे छिड़ते चले जा रहे हैं। लेकिन क्या ऐसा ही होता रहेगा? नहीं, सब कुछ बदलाव की राह पर है। यह भी बदल जाएगा, दिन बदलेगा, हमें अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपनी जीवन शैली को बदलना पड़ेगा। और आज के समय में जो लिखा गया इतिहास है, वह वस्तुपरक हो, पूर्वाग्रहों से ग्रसित न हो, ऑब्जेक्टिविटी के साथ में हो। तब हम आगे आने वाली जनरेशन को एक मैसेज दे सकेंगे, एक संदेश दे सकेंगे, उनको एक दर्पण दिखा सकेंगे कि मनुष्य के द्वारा मनुष्य के लिए इस प्रकार के भी प्रयोग होते रहे हैं, जिसने पूरे मानव जाति प्रजाति को निश्चित तौर पर जो कहा, जो देखा, वह आपके सामने है। हम जो देखते हैं, सुनते हैं, विचार करते हैं, वही हम लेखनी में लिखते हैं। इसलिए मेरा आग्रह है कि सोशल मीडिया और व्हाट्सएप मीडिया पर जो विभिन्न प्रकार के भ्रमात्मक जो प्रचार हैं, उन्हें सुने, देखें, समझें, लेकिन उन्हें अपनी स्थायी लेखनी का हिस्सा ना बनाएं। नहीं तो आगे आने वाला जो जनरेशन है, वो भ्रम में जिंदा रहेगी, वो भ्रमात्मक की स्थिति में पहुंचेगी। इस प्रकार से हमारा यह जो चिंतन है, हमारा यह जो लेखन है, हमारी यह जो वस्तु स्थितियां हैं, ये बदलती चली जा रही हैं। इसलिए मेरा कहने का आशय अंत में सिर्फ यही है, परिवार के भले ही स्वरूप बदल जाएं, आत्मीयता नहीं बदली है। सामाजिक दूरियां भले ही वो हो जाएं, लेकिन हमारी मानसिकता नहीं बदली है। हम एक दूसरे के साथ जुड़ करके रहना चाहते हैं। जीवन में अवसाद और कुंठा और घुटन, नीरसता तात्कालिक है, क्षणिक है। यह जीवन का स्थायी भाव नहीं है, यह उत्तेजना है, और उत्तेजना जीवन काल में बहुत लंबे समय तक नहीं रह सकती। घरेलू समस्याओं के प्रति जो पारस्परिक विवाद हैं, उनके प्रति उनको समझने का हमारा तरीका बदल गया है। परिवार के प्रति हमारा रुझान बढ़ने लगा है, क्योंकि कोरोना काल में ऐसे भी मृत्युएं देखी हैं जहां कोई उनको हाथ लगाने वाला नहीं है, उनको पूछने वाला नहीं है, उनको देखने वाला नहीं है। रिश्तेदारों, नातेदारों और परिवार और खानदान का पुनर्स्थापना इस युग में हमें देखने को मिली है। अधिक निकटता आने पर, अधिक समय तक घर रहने पर, घरों की समस्याओं से मिले रहने पर इस प्रकार की बात और विचार हमें देखने को मिलती है। इसलिए संयुक्त परिवार का जीवन, सादगीपूर्ण जीवन, सात्विक जीवन, सरोकारों से भरा हुआ जीवन, समन्वय पूर्ण जीवन, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामः, इस प्रकार का जीवन, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, वसुधैव कुटुम्बकम का भाव हमारे मन में जागृत होता रहे। हमने पूरी दुनिया को अपना भाई माना, तभी तो लगभग 92 देशों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैक्सीन बनने के बाद में उनको दी। यह आपातकाल आया, लोग आरोप भी लगाते हैं, लेकिन यह हमारा स्वभाव है। यह किसी व्यक्ति का स्वभाव नहीं है, यह भारत के डीएनए में है।
जब कोई व्यक्ति संकट में देखते हैं तो खुद भूखे रह करके दूसरे को रोटी खिलाना, यह हमारे संस्कार है, हमारी संस्कृति है। हम अपने आप में लड़ेंगे लेकिन हम अपने पड़ोसी को भूखा नहीं मरने देंगे। यह जो बोध भाव है, इस बोध भाव के साथ हम आत्मविश्वास और धैर्य के साथ खड़े रहें। हम जीवित हैं, जीवित रहेंगे, इसमें कोई दो मत नहीं है। मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ, अर्जुन जी का विशेष तौर पर, अवस्थी जी का विशेष तौर पर को मैं अपनी ओर से हृदय से धन्यवाद देता हूँ। यह मौका आप सब लोगों के बीच में मेरा गुजरा, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आपने कोरोनाकालीन मनुष्य जीवन और उससे प्रभावित उदयमान हिंदी साहित्य, जो इस महामारी में मनुष्य जीवन की असहायता, अकेलापन, भय, संत्रास, अस्पताल, दवाइयां, ऑक्सीजन आदि मुद्दों से युक्त सामाजिक द्वंद्व और विसंगतियों को लेकर अभिव्यक्त हो रहा है, इस पर मार्मिक टिप्पणी की तथा इस कठिन काल में भी एक सूत्र में बंधे रहने तथा मनोबल बनाए रखने का संदेश दिया। धन्यवाद सर।